आइए दोस्तों, टॉप 15 क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। इससे पहले दोस्तों हमने 15 क्वेश्चंस की इसी श्रृंखला को हमने करा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए लेते हैं इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों पूर्ववर्ती, आपने सुना होगा पूर्ववर्ती बाल्यावस्था। पूर्ववर्ती बाल्यावस्था होती है दोस्तों 3 से 6 वर्ष। वहीं परवर्ती बाल्यावस्था को ही हम उत्तरवर्ती बाल्यावस्था कहते हैं। तो उत्तरवर्ती बाल्यावस्था दोस्तों होती है 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों 6 से 12 वर्ष या इसके बीच का कोई टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, वही आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तो दोस्तों होता ही नहीं है। और बात करें कि 9 से 12 वर्ष, तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा 9 से 12 वर्ष। ये 6 से 12 के बीच में आता है, तो 9 से 12 वर्ष क्या हो जाएगा, परवर्ती बाल्यावस्था हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अर्जब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जब और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। दोस्तों अर्जब कह रहा है कि विकास जो होता है, भाषा का जो विकास होता है व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, नैसर्गिक प्रवृत्ति को, और जबकि सोनाली कहती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये जो चर्चा है किस विषय में है ये कह रहा है। तो दोस्तों ये चर्चा जो है, ऑप्शन ए देखते हैं इसको। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत और असतत अधिगम, ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझाते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों बता दें आपको कि जो परिवेश है, परिवेश को हम क्या कहते हैं, परिवेश जो होता है जिसे हम परिवेश को हम वातावरण भी कह सकते हैं। दोस्तों क्या कह सकते हैं, वातावरण। तो जो परिवेश है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है परिवेश को यानी वातावरण को हम क्या कहते हैं, वातावरण को हम कहते हैं पोषण। और वहीं नैसर्गिक यानी कि जो जन्मजात हमें चीज़ें मिली हुई हैं माता पिता से, अपने माता पिता से जो मिली हैं, हम उसको क्या कहते हैं, प्रकृति। तो दोस्तों ये जो चर्चा हो रही है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर हो रही है। डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। ठीक है, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही पुष्पा, फिर भी एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन में की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सहारा देना। डी इज द राइट आंसर। किसी बड़े की हम जब सहायता से हम कोई काम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सहारा देना। डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी को प्रधान को सभापति के स्थान पर, दोस्तों याद रखना, कह रहा है कि सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है, संकेत किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, ऑप्शन बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। दोस्तों सभापति से हमको शो हो रहा है कि हम किसी कह सकते हैं कि मेल की तरफ संकेत होता है। सभापति अगर हम बोलेंगे उस किसी को तो मेल की तरफ संकेत होता है, जबकि सभा अध्यक्ष ये जो शब्द है न तो मेल की ओर संकेत करता है ना फीमेल की ओर। तो ये इसमें कोई लिंग नहीं पता चल पा रहा है। तो ये दोस्तों क्या है, एक सी इज द राइट आंसर। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, इसमें किसी लिंग की ओर झुकाव दिखाई नहीं देता। तो सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है। CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव की बात कर रहा है। तो ये किस लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन ए शिक्षक के साथ शिक्षण व तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन सी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर होगा बिल्कुल, कि यह समझने के लिए कि हम CC करते हैं ताकि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन करें, हम उसको किस प्रकार अवलोकन करें, दर्ज करें और सुधार करें जो भी गलतियां रह गई हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। कह रहा है दोस्तों आपसे अनुपस्थिति की बात हो रही है। कोहलबर्ग ने अपनी 3 स्टेजेस दी हैं और
6 उप स्टेजेस हैं, उसमें कह रहा है कि किसमें बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती, तो दोस्तों उसका जो स्तर हो जाएगा फर्स्ट स्तर हो जाएगा। पहले स्तर में जब बच्चा होता है तो वह आज्ञा और दंड से क्या करता है, नैतिकता को शो करता है। या तो वह दंड से डर कर कोई काम करेगा या फिर ऑर्डर दिया जाता है, कोई बड़ा है तो ऑर्डर को मानता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर ऑफ स्तर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चों के सामाजिकरण करना है। दोस्तों सामाजिकरण का मतलब हमने बताया था, सामाजिकरण का अर्थ होता है कि कोई बालक है वह अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको देख करके उन चीज़ों को सीखना, अपने आप को सामाजिकत करना, जो आदतें हैं लोगों से सीखना, स्कूल जाने की आदत है या कोई भी आदत है उन आदतों को सीखना, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जो आस पड़ोस में काम हो रहे हैं उन चीज़ों को सीख लेना, ये क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। तो कह रहा है कि सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, तो ये तो सही है, तो हमें नहीं वाला बताना है एक्चुअली। तो ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो दोस्तों ये बी इज़ द राइट आंसर होगा कि ये प्रगतिशील मॉडल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें बच्चों को कोई भी बात बताने से और वो हमारी बात माने, ऐसा प्रगतिशील मॉडल में सही नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? दोस्तों सीसी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अब देख लिए फिर से असेसमेंट पूछा गया, अधिगम में आकलन किस लिए होता है, किस लिए हम आकलन करते हैं लर्निंग में? ऑप्शन ए, ग्रेड व अंकों के लिए, हम बच्चों को ग्रेड और अंक देना चाहते हैं इसलिए। ऑप्शन बी, जांच परीक्षण के लिए। ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। और ऑप्शन डी, पृथक और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित देने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। प्रेरणा के लिए हम बच्चों का सीसी लेते हैं या आकलन करते हैं ताकि बच्चों को हम प्रेरित कर पाएँ, उनको बता पाएँ कि उन्होंने कहाँ तक सीख लिया है, और फिर हम उन्हें और अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं एक टीचर होने के नाते, और बच्चे और अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि हम किस लेवल पर हैं। तो प्रेरित करने के लिए इसका आंसर होगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है और ये जीन पियाजे के जो वर्डिंग है वहाँ से लिया गया है। कह रहा है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे एक बालक है और उसने मैंगो देखा, दोस्तों क्या देखा, मैंगो देखा, और वह मैंगो पहली बार देखा और उसने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये जो होता है ये मैंगो होता है। तो दोस्तों इस जानकारी को ज्यों का त्यों जोड़ देना, इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम कहते हैं आत्मसातीकरण। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्मसातीकरण या आत्मसातीकरण। दोस्तों इसी से मिलता है क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, वो भी आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक बालक है, उसके दिमाग में पहले से ही आम की आकृति बनी हुई है। अब उसने एक एप्पल को देख लिया, अब वो उससे ही मिलता जुलता है, अब उसको भी वह क्या कह रहा है, आम है। अब उसको ये बताया जाएगा बेटा कि ये एप्पल है। अब उसको, उस बालक को क्या बताया जाएगा कि ये मैंगो नहीं है, ये क्या है, एप्पल है। तो दोस्तों अब वह क्या करेगा, नवीन जानकारी को, जो भी एप्पल की जानकारी, जबकि उसके दिमाग में क्या था, मैंगो की शेप फीड थी, अब उसने इसको एप्पल बोल दिया। अब उसको हम बताएंगे जब कि ये एप्पल है, मैंगो नहीं है। तो दोस्तों वह अपनी स्कीमा में क्या करेगा, अपनी जानकारी को बदलेगा, और जब बदल करके स्कीमा में परिवर्तन करके किसी जानकारी को जोड़ता है तो दोस्तों उसको हम कहते हैं समायोजन। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी ही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। बिल्कुल ये सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नता से हम लोग दोस्तों होते हैं, कोई भी व्यक्ति है वह एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि सब में क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? इसका जो दोस्तों अभिप्राय है वह है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या है, जब हम किसी एक छत के नीचे सारे बच्चों से संबंधित दोस्तों क्या है कि जैसे कोई विकलांग बच्चा है, या फिर दोस्तों कोई
अस्थिबाधित बच्चा है, कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, सामान्य बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हम सभी को एक साथ बैठा करके जब पढ़ाते हैं तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित समूहों से, जो भी वंचित रह गए किसी प्रकार से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उन सभी को जोड़ करके जब हम साथ साथ पढ़ाना चाहते हैं तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहेंगे। ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो दोस्तों नाराज क्या है, एंगर यानी कि गुस्सा, और गुस्सा हमारा क्या होता है, संवेगात्मक विकास को यो संकेत करता है, यानी संवेगात्मक विकास। ए इज द राइट आंसर, इमोशनल से संबंधित है, ए इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। दोस्तों विकृत लिखावट, एक बालक है वह ठीक लिख नहीं पाता है तो उसको दोस्तों हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या कहेंगे दोस्तों, डिस्ग्राफिया। जबकि अगर बच्चा मैथमेटिक्स में गड़बड़ कर रहा है, मैथमेटिक्स में समस्या है उसको, तो उसको कहते हैं दोस्तों डिसकैलकुलिया। वहीं डिसलेक्सिया दोस्तों पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, बी को डी पढ़ लेता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेता है, तो ये डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होती है। वहीं डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से संबंधित होती है, समस्या को कर लेता है। और डिस्ग्राफिया दोस्तों क्या होती है, इसको विकृत लिखावट को कहते हैं। याद कैसे करेंगे, ग्राफ दोस्तों, ग्राफ से याद रखिए, ग्राफ हम कुछ बनाते हैं तो उसे ग्राफ कहते हैं। तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित अक्षमता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, नहीं करेगा। ऐसा क्या चीज़ है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, और ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी सामाजिक अनुभव। दोस्तों सामाजिक अनुभव वाइगोस्की महोदय हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाषा को कौन प्रभावित करता है, सामाजिक, समाज यानी जो आसपास का वातावरण, वो वातावरण क्या करता है, बच्चे की भाषा को प्रभावित करता है, उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जबकि पियाजे ने सामाजिक अनुभव को कम महत्व दिया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें नहीं वाला लगाना है, बाकी सारे के सारे आंसर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट। इनमें से कौन सा तंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। आपको दोस्तों बताना है नहीं वाला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ये जो दोस्तों आंसर है आपका बी आंसर हो जाएगा। तंत्रीय सिद्धांत की बात कर रहा है तो बी इज द राइट आंसर।